जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ये संविधान में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रखते हैं और साथ ही साथ इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना रहता है सीजीपीएससी और व्याकरण में। तो सबसे पहले हम देखते हैं महान्यायवादी ये पद क्या है, इसका कार्यकाल क्या होता है, ये सब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रावधान जो है ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इस महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 76 में। फिर इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। योग्यताएं क्या रहती है, आइए पहले वो देखते हैं। योग्यता जो रहती है, सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उच्च न्यायालय में मतलब हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या यहाँ या लिखा है, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो हाई कोर्ट का। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में 5 वर्ष के न्यायाधीश या 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए, तभी ये क्या बनेंगे, महान्यायवादी पद पर बन सकते हैं। फिर इनका कार्यकाल क्या रहता है, आइए देखते हैं। तो इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं रहता है, कोई निश्चित कार्यकाल इनका नहीं है। जनरली ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर जनरली देखा जाए तो इनका कार्यकाल कितना रहता है, 5 वर्ष का रहता है। लेकिन अगर सरकार गिर जाती है तो इनको भी अपना क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद और लेकिन इससे पहले भी वो क्या कर सकता है, कभी कभी अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति को भी सौंप सकता है। मतलब अगर उसको पद पे नहीं रहना है तो वह अपना स्वेच्छा से त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है। फिर आते हैं वेतन इसको कितना मिलता है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको वेतन जो मिलता है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। यहाँ पर क्या है, प्रति माह इनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। और ये केंद्र सरकार के संचित निधि पर भारित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये इनका जो वेतन है केंद्र सरकार के संचित निधि पर भारित होता है। आइए देखते हैं और इसके बारे में क्या है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च व प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये सबसे बड़ा विधिक और पहले नंबर पर विधिक अधिकारी होता है। वर्तमान में देखते हैं कि हमारे भारत सरकार में महान्यायवादी कौन है। तो भारत सरकार में महान्यायवादी है आर वेंकट रमणी। ये जो है 14वें नंबर के हैं। अभी जो है वर्तमान में वे 14वें नंबर पे है। और इनका जो कार्यकाल चालू हुआ है ये 1 अक्टूबर 2022 से अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है। इनके जस्ट पहले मतलब 13वें नंबर में कौन थे, के वेणुगोपाल थे। तो इनका कार्यकाल कब तक था? इनका कार्यकाल रहा 30 सितंबर 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़। ये हमारे पहले महान्यायवादी थे 1950 से लेकर 63 तक, और ये सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी रहे हैं। और इसी में आगे थोड़ा और देख लेते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे कम समय तक कौन रहे? तो सबसे कम समय तक महान्यायवादी रहे हैं सोली जहांगीर। ये 7वें नंबर के थे। ये 7वें नंबर के महान्यायवादी थे जो सबसे कम समय तक थे। 1989 से 90 तक लगभग, अगर काउंट करें दिनों में तो लगभग 356 दिन इनका कार्यकाल रहा है। आइए अब हम देखते हैं महान्यायवादी के कार्य कि ये क्या क्या कार्य इनके होते हैं। तो सबसे पहला कार्य देखते हैं, भारत सरकार को विधिक मामले में सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। पूरे भारत में मतलब जो है हाई कोर्ट हो चाहे और भी कोई भी न्यायालय हो, वहां इनको सुनवाई का अधिकार होता है। फिर तीसरा, भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मामले में सुनवाई का अधिकार होगा। मतलब भारत सरकार के खिलाफ कोई भी केस आएगा तो उनको क्या करना है, वहां भारत सरकार का बचाव करना है। तीसरा लाइन कहता है। चौथा लाइन बोलता है, चौथा टॉपिक, भारत के किसी भी न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से वकालत का अधिकार है।
मतलब यह कि ये व्यक्तिगत रूप से भी क्या कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अटॉर्नी जनरल है भारत सरकार के तो व्यक्तिगत कार्य नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी मामले की सुनवाई, लेकिन आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है, आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं करेगा। छठवा, भारत सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं करेगा, मतलब भारत सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसे अनावश्यक बात नहीं करेगा जो उनके भारत सरकार की छवि बिगाड़ता हो। सातवां, भारत सरकार के खिलाफ कोई भी वकालत नहीं करेगा, मतलब भारत सरकार के विरुद्ध मामले में यह तो सुनवाई करेगा लेकिन भारत सरकार के खिलाफ वकालत नहीं करेगा, मतलब उन्हीं के अगेंस्ट में, वह भारत सरकार के अगेंस्ट में ही वो नहीं जा सकता। आठवां नंबर, बिना भारत सरकार के अनुमति के वह किसी भी कंपनी या फर्म का निर्देशक या डायरेक्टर नहीं बन सकता, मतलब भारत सरकार को इसकी सूचना उन्हें पहले देनी पड़ेगी, तब वह किसी भी कंपनी या फर्म के डायरेक्टर बन सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके विशेषाधिकार, महान्यायवादी के विशेषाधिकार। तो सबसे पहले उसे संसद के किसी भी सदन, लोकसभा व राज्यसभा की बैठक में उपस्थित रहने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 88 में कहा गया है। तो वह क्या करेगा, संसद के जो भी दोनों सदन हैं उसमें बैठने का इसको अधिकार होगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, उसे क्या होगा, मत देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा नंबर, वह संसद के संयुक्त अधिवेशन, याद रखिएगा संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है राज्यसभा लोकसभा का, के बैठकों में भाग ले सकता है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन वहां भी वह क्या करेगा, मत देने का अधिकार नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। तीसरा, संसद के किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। उसे संसद के किसी भी समिति, बहुत सारी समितियां होती है संसद में, उन समितियों में से किसी भी समिति का इसको महान्यायवादी को सदस्य बनाया जा सकता है। चौथा नंबर, वह विषय के कानूनी पक्ष पर बोलता है, अर्थात सदन में जब वह उपस्थित रहता है तो वो केवल कानूनी पक्ष पर बोलेगा कि इनके क्या फायदे हैं, कानून में इनका क्या प्रावधान होगा, इस टाइप की वह बात बोलेगा, लेकिन क्या बताया मैंने, मत नहीं देगा। अब हम अपने अगले टॉपिक में आते हैं जो है महाधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल, जो हर राज्य में होता है। तो आइए देखते हैं कि इनकी नियुक्ति का प्रावधान क्या है, कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन दिया गया है। चलिए, तो प्रावधान ये अनुच्छेद 165, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में क्लियरली लिखा गया है कि हर राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। हर राज्यों के राज्यपाल, जो हर राज्य में रहते हैं राज्यपाल, वो नियुक्त करेंगे। किनकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर इन्हें नियुक्त किया जाएगा। योग्यताएं, तो सबसे पहले योग्यता होंगी ये भारत के नागरिक होना चाहिए, ये सबसे कॉमन योग्यता है। दूसरा, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक का वकालत का अनुभव होना चाहिए, तभी ये क्या बन सकते हैं, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता बन सकते हैं। इनका कार्यकाल में आते हैं, तो इनका कार्यकाल कैसा रहेगा, तो इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और कभी भी ये त्याग पत्र दे सकते हैं। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सरकार गिर जाने पर इन्हें भी अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। किसी भी समय अपना त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित कर यह दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं वेतन में। तो वेतन देखते हैं इनका कितना है, तो प्रति माह 2,25,000 इनका वेतन है और ये राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। जैसा कि हमने देखा था कि महान्यायवादी का किस पर था, भारत की संचित निधि पर, लेकिन महाधिवक्ता का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। अब आते हैं विशेष तथ्य देख लेते हैं। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक और प्रथम अधिकारी होगा। ठीक है, सर्वोच्च तथा प्रथम विधिक अधिकारी होगा कौन, महाधिवक्ता। तो वर्तमान में महाधिवक्ता का पद क्या है, रिक्त है। अभी सरकार चली गई है, तो अभी
ये इनका पद रिक्त हो गया है। इन्होंने, इससे पहले कौन थे, सतीश चंद्र वर्मा, इन्होंने अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। और यह जो थे 8वें क्रम के थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कौन से नंबर के, 8वें नंबर के महाधिवक्ता थे, जिनका कार्यकाल, ये सतीश चंद्र वर्मा जी का कार्यकाल 1/6/2019 से लेकर 4/12/2023 तक था। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी, ये थे छत्तीसगढ़ के प्रथम महाधिवक्ता। इनका कार्यकाल था 15/11/2000 से लेकर 4/12/2003 तक। आइए अब हम देखते हैं महाधिवक्ता के कार्य कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य देखते हैं, राज्य सरकार को विधिक मामले में सलाह देना, जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं, राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी मामले की सुनवाई का अधिकार होगा महाधिवक्ता को। तीसरा, राज्य के किसी भी न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से वकालत का अधिकार होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत रूप, कहने का मतलब ये प्राइवेट भी क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है। चौथा, राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी मामले में सुनवाई का अधिकार होगा, मतलब राज्य सरकार के अगेंस्ट में जितने भी केसेस आएंगे उनको हैंडल कौन करेगा, राज्य का महाधिवक्ता हैंडल करेगा। पांचवा, वह आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, मतलब अगर वह व्यक्तिगत रूप से वकालत कर रहा है तो आपराधिक मामले में किसी का बचाव नहीं करेगा। छठवां, राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी टिप्पणी यह नहीं करेगा, कि उसके अगेंस्ट में यह बात, राज्य सरकार के अगेंस्ट में बात नहीं करेगा। सातवां, राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी वकालत नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ वह किसी भी रूप से वकालत या अगेंस्ट में नहीं आएगा। आठवां, बिना राज्य सरकार की अनुमति के वह किसी भी कंपनी या फर्म का निर्देशक या डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है। तो ये 8 पॉइंट हैं जो महाधिवक्ता के कार्य के रूप में आते हैं। आइए अब हम देखते हैं महाधिवक्ता के कुछ विशेषाधिकार तो क्या होते हैं। तो उसे विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी बैठक में शामिल होने का अधिकार होगा। राज्य में 2 सदन और कई कई जगह 1 सदन होते हैं, जहां 2 सदन होते हैं वहां विधान परिषद और विधानसभा होंगे, और अगर 1 सदन होंगे तो वह विधानसभा, तो वो विधानसभा में बैठकों में शामिल होने का उसको अधिकार होगा, लेकिन वह मत नहीं देगा, उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा जिस सदन में वह बैठक कर रहा है उस सदन में। दूसरा, जिस राज्य में 2 सदन हो अर्थात विधानसभा या विधान परिषद के संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा। तो जनरली हम देखते हैं कि राज्यों में संयुक्त बैठक होता नहीं है, किंतु एक मामले में संयुक्त बैठक हो सकता है। वो कौन सा मामला है, आइए देखते हैं। तो जब राज्य में राज्यपाल का जब अभिभाषण होता है या राज्य में जब आम चुनाव के बाद जिस जहां द्विसदनी है वहां, तो राज्य में नए सरकार का जब गठन होता है तब राज्यपाल दोनों सदन को संयुक्त रूप से संयुक्त बैठक में क्या कर सकता है, संबोधन कर सकता है। तो ये संयुक्त बैठक उसी चीज के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ विधेयक पर आपसी मतभेद का संयुक्त बैठक राज्य में नहीं होता है, मतलब विधान परिषद और विधानसभा में विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है। तीसरा, उसे विधानसभा या विधान परिषद की किसी भी समिति का क्या किया जा सकता है, सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन किंतु फिर यहां से आ जाता है उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। जिस समिति का वो सदस्य होगा अगर वहां कंट्राडिक्शन होता है तो उसमें उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। चौथा, वह विषय के केवल कानूनी पक्ष के बारे में ही बोलेगा, किसी अदर टॉपिक में वह बात नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, वह कानूनी पक्ष के बारे में जानकारी देगा। ठीक, थैंक यू दोस्तों।